नमस्कार साथियों। हाजिर है एक नई वीडियो को लेकर के आज अपने YouTube चैनल हिंदी अर्थ में रोज की ही तरह 5 क्वेश्चन। तो आज के जो क्वेश्चन हमने लिया है वो केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता 2018 से लिया है, जो कि पिछली जो वीडियो हमारी रही है वो भी उसमें 5 क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता 2008 के ही रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो उनके पैटर्न है उन पैटर्न को पहचानना और जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनका रिवीजन करना, उनके ट्रेंड को पकड़ना और सिलेक्शन लेना। इस वीडियो में हम आपसे जो बातें करेंगे वो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हुए उसके उत्तर को तो देखेंगे ही, उससे और भी संदर्भित जो बातें होंगी उसको आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो 5 क्वेश्चन कौन है, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि छाया शब्द का अर्थ है। विकल्प है बीते वसंत का, वर्तमान दुखों का, दुखों होगा उससे गलती हुई है, दुखों का, भविष्य की योजनाओं का, अतीत की स्मृतियों का। तो इसका उत्तर है सीधा सीधा 4। दरअसल ये जो क्वेश्चन उठा था गिरिजा कुमार माथुर की एक कविता है छाया मत छूना, तो उस कविता के संदर्भ के आधार पर और इसका जो है उत्तर यहाँ पे रखा गया है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और 1919 में इनका जन्म हुआ था। इनका देहावसान 1990 में हुआ। इनकी पहचान जो हिंदी में प्रयोगवादी और नई कविकार के रूप में रही है। ये इन्होंने नाटक भी लिखा और समालोचना की किताबें भी लिखी, लेकिन मुख्यतः ये कविकार रहे हैं। और जैसा कि प्रयोगवादी और नई कविता के रूप में हमने आपको बताया, तो इनके जो मुख्य कविता संग्रह हैं जिनके लिए बहुत चर्चा में रहे और वो कविता संग्रह हैं क्रमशः नाश निर्माण और धूप के धान, पृथ्वी कल्प, मैं वक्त के सामने। ये 4 संग्रह जो हैं कविता संग्रह बहुत ही चर्चित कविता संग्रह रहे हैं। इसके अलावा भी इनके कई संग्रह हैं लेकिन जिसका उल्लेख करना यहाँ पे उचित मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं उठते हैं, नहीं बनते हैं, तो उसका जिक्र करना क्या। हम उतना ही पढ़ें जितना हमारे काम की चीज़ें हों, नहीं तो फिर वो बेवजह का भटकना हो जाएगा। और अगर इन चारों में से अगर कहा जाए कि वो कौन से 2 कविता संग्रह हैं जिनके आधार पर इनको बहुत ख्याति मिली, तो वो कविता संग्रह एक धूप के धान और दूसरा जो है मैं वक्त के सामने। मैं वक्त के सामने की स्थिति ये है कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया इनके मरणोपरांत 1991 में। और के बिरला फाउंडेशन ने भी 1953 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार व्यास सम्मान इसको पुरस्कार दिया। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि यह कविता संग्रह कितना महत्वपूर्ण है, जिसको 2 सम्मान प्राप्त हैं और इनको हिंदी के सलाहकार सम्मान भी दिया गया था। तो कविता संग्रह के बाद अगर हम बात करें कि इनके समीक्षक के रूप में देखें तो उनकी एक किताब उस किताब की चर्चा बहुत रही अपने समय में। हिंदी जब नई कविता और प्रयोगवाद का समय था और उसका मूल्यांकन गलत ढंग से किया जा रहा था, तो खुद ये उस कविता के समय काल को डिफेंड करने के लिए उतरे और लिखे कि नई कविता की सीमाएं क्या हैं, उसकी संभावनाएं क्या हैं। इसके साथ साथ ये नाटक भी लिखे, लेकिन नाटक में क्या खास तौर पे एकांकी नाटक लिखे और एकांकी नाटक में इनकी 2 रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, एक मेघ की छाया और दूसरा पिकनिक। तो गिरिजा कुमार माथुर की हिंदी साहित्य में जो योगदान रहा है कुल मिला करके इतना योगदान रहा है और इनकी पहचान भी यही है। हमने देखा कि ये चौथा विकल्प जो है हमारा सही है, छाया शब्द के अर्थ को लेके कि अतीत की स्मृतियों का। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है नहीं पूछ रहा है बल्कि नहीं है। तो इसमें से 3 कहानी लेखन के अनिवार्य तत्व हैं, एक नहीं है। जब हम कथा की बात करते हैं तो कथा के 6 तत्व होते हैं, उन तत्वों में 3 यहाँ पे मौजूद है। पहला चरित्र, जिसको हम अंग्रेजी में कैरेक्टर कहते हैं या हम कह लें कि पात्र। दूसरा परिवेश, इस परिवेश में देश, काल, वातावरण समाहित होता है। तो ये भी कथा साहित्य के तत्व हैं। कथा में कहानी और उपन्यास ये 2 चीज मेंशन होता है, जुड़ा रहता है। जब भी हम कथा की बात करते हैं तो हम कहानी की बात करते हैं या तो उपन्यास की बात करते हैं। तो इन दोनों में ये दोनों तत्व जो है कथा के तत्व हैं या कहानी के तत्व हैं कह लें। भाषा हर साहित्यिक विधा का
अनिवार्य तत्व रहा है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कहानी का अनिवार्य तत्व ये नहीं है, बल्कि ये अनिवार्य तत्व है। तुक एक ऐसा तत्व है जहाँ पे हम कथा साहित्य या अन्य गद्य विधा के रूप में हम इसको तत्व के रूप में स्वीकारते नहीं है कि ये तत्व उन गद्य की विधा में नहीं पाया जाता तुक, बल्कि तुक जो पाया जाता है वो कविता के क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम मोटे तौर पे देख रहे हैं कि तुक का जो संबंध है वो काव्य से है, कविता की जगत से है, और इस आधार पर ये जो चौथा विकल्प है वो सही है कि कहानी लेखन के लिए अनिवार्य क्या नहीं है। तो तुक अनिवार्य नहीं है, लय अनिवार्य नहीं है ना, ये दो चीजें उसके लिए अनिवार्य नहीं है। बाकी ये तीन जो शुरुआत के 1 2 3 विकल्प हैं ये अनिवार्य तत्व हैं कहानी के, कथा के लिए। आइए हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो ये भारतीय काव्यशास्त्र से उठा करके पूछा था। तो ये भारतीय काव्यशास्त्र में जब हम जाते हैं तो हमको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। उन चीज़ों में जो पहली बात जो सामने आती है हमको पढ़ने के लिए, कविता की परिभाषा क्या हो। इसकी अपनी एक सुदीर्घ परंपरा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक की स्थिति रही है कि कविता को परिभाषित करने की कोशिश की है। हर एक आलोचक, हर एक कवि अपने हिसाब से कविता को परिभाषित किया है, उसकी परिभाषा दिया है। तो ये जो रसात्मक वाक्य काव्य है ये किस आचार्य ने कहा है, इन चारों विकल्प में यदि हम देखें तो भामा ने कहा नहीं है, मम्मट ने कहा नहीं, कुंतक ने कहा नहीं। इसने कहा है ये, अगर इस बात को किसी ने कहा है तो वो विश्वनाथ ने कहा है। विश्वनाथ ने अपनी किताब साहित्य दर्पण, इस साहित्य दर्पण में ही रसात्मक वाक्य काव्य की चर्चा की है। उसको बताया है कि कविता की जो परिभाषा होगी वो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये उसकी परिभाषा होगी। तो अब हम देखें कि विश्वनाथ जब इस बात को इन्होंने विश्वनाथ ने कहा है तो इस आधार पर विकल्प 4 सही है। अब हम देख लेते हैं क्या भामा, मम्मट और कुंतक ने भी कोई परिभाषा दिया है। तो हम पाते कि हाँ, इन तीनों लोगों ने भी कविता को परिभाषित करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। तो भामा ने जो कविता की परिभाषा दी है, उन्होंने लिखा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम। ये जो बात उन्होंने लिखी है वो अपने ग्रंथ में लिखी है। उस ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। क्या नाम है भामा की किताब का या उनके ग्रंथ का? काव्यालंकार। ठीक। और दूसरे मम्मट, अब आइए हम मम्मट की बात करते हैं कि इन्होंने क्या परिभाषा दिया है कविता की। तो मम्मट ने जो दिया है इनकी किताब का नाम है काव्य प्रकाश। क्या नाम है? काव्य प्रकाश। तो इस काव्य प्रकाश में मम्मट ने कविता को परिभाषित करने की कोशिश किया है। उन्होंने परिभाषा दिया है कि तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये उनकी परिभाषा है। और अब इन तीनों लोगों की बातें होगी। बचे कुंतक ने जो परिभाषा दिया है कविता का वो अपनी किताब वक्रोक्ति जीवितम में दिया है। किसमें दिया है? वक्रोक्ति जीवितम। ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रधान आचार्य रहे हैं, जो संस्थापक रहे हैं। तो इस अपनी किताब में वक्रोक्ति जीवितम में ही कविता को परिभाषित करने की कोशिश किया है और परिभाषित करते हुए कहा है कि शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी। इस तरह से हमने देखा कि रसात्मक वाक्य काव्य के को किसने कहा है? तो विश्वनाथ ने कहा है। विश्वनाथ की किताब या ग्रंथ को जाना, साहित्य दर्पण। हमने भामा के ग्रंथ और उनकी परिभाषा को देखा, मम्मट को देखा, कुंतक को देखा। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि वो चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन जो केबीएस ने उठा के पूछा था अपने 2018 में, चौथा क्वेश्चन नहीं बल्कि ये तो मैं अपने बनाया इसलिए चौथा, वो अपना उनका क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन रहा है कि एक उनका जो सिलेबस होता है उस सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है कि संचार और माध्यम। तो संचार और माध्यम से क्वेश्चन को उठा के पूछ लिया था कि कार्यालय हिंदी का कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा क्षेत्र है। कार्यालय हिंदी का नहीं है, या मतलब कार्यालय हिंदी से अलग का क्षेत्र है, या ये जो शब्द है वो अलग है, कार्यालय हिंदी से रिलेटेड नहीं है। तो अनुवाद, निश्चित रूप से अनुवाद जो है कार्यालय हिंदी का अपना एक शब्द है। हम और भी हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन कार्यालय हिंदी से जुड़ा इसलिए हम मानेंगे कार्यालय हिंदी से जुड़ा, इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसका इस क्षेत्र, ये कार्यालय हिंदी के क्षेत्र का नहीं है। रचनात्मक लेखन से हमारा तात्पर्य है कि जो हम साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं रचनात्मक साहित्य। और लेखन, तो रचनात्मक लेखन मतलब है साहित्यिक लेखन। तो साहित्यिक लेखन कार्यालय हिंदी से अलग अपना अस्तित्व रखता है। इसलिए दूसरा जो यहाँ पे विकल्प है वो दूसरा विकल्प सही है कि कार्यालय हिंदी का क्षेत्र जो है वो रचनात्मक लेखन नहीं है। बाकी अनुवाद है, प्रतिवेदन है और संक्षेपण है। ये
चारों जो चीज़ें हैं वो कार्यालय हिंदी के में से जो 3 है वो कार्यालय हिंदी का, चौथा जो रचनात्मक लेखन है वो नहीं है, वो साहित्यिक हिंदी से जुड़ा हुआ वही चीज़ है। आइए देखते हैं कि पांचवा हमारा जो प्रश्न है वो क्या है। पांचवा प्रश्न जो है, पांचवा प्रश्न है हमारा यात्रा वृत्तांत से इन्होंने लिया है। गैर मतलब यूं कह ले कि जो अन्य गतिविधियां हैं उससे उठा करके ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है केवीएस में। इन्होंने उठा लिया था, एक रचना है पड़ोस की खुशबू। तो उस पड़ोस की खुशबू को उठा करके पूछ लिया कि ये किसका है। उन्होंने विकल्प दिया, नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नासिरा शर्मा और शिवप्रसाद सिंह। तो उत्तर जो है यहाँ पे सही है, रामदरस मिश्र। आइए चलते देखते हैं कि रामदरस मिश्र ने और भी यात्रा वृत्तांत लिखा है या नहीं लिखा है। तो हम पाते हैं कि नहीं, इन्होंने इसके अलावा भी यात्रा वृत्तांत लिखे हुए हैं। तो पहला इसके अलावा जो यात्रा वृत्तांत है उनका, एक भोर का सपना। दूसरा तना हुआ इंद्रधनुष, 1990 में इन्होंने लिखा, यात्रा वृत्तांत ही ये भी है। और पड़ोस की खुशबू जिसका जिक्र इस प्रश्न में है, ये 1999 की उनकी रचना है। क्या रामदरस मिश्र के अलावा भी नरेश मेहता, नासिरा शर्मा और शिवप्रसाद सिंह ने भी यात्रा वृत्तांत लिखा है? जी बिल्कुल, इन लोगों ने भी यात्रा वृत्तांत लिखा है। नरेश मेहता का जो यात्रा वृत्तांत है वो कितना अकेला आकाश, 2003 की ये रचना है। और एक इनकी रचना जो हम पाते हैं कि हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत के रूप में नरेश मेहता जी का है। रामदरस मिश्र का बता दिया। नासिरा शर्मा ने भी इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है। और इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है जहां फव्वारे लहू होते हैं। क्या नाम है इनका? कि जहां फव्वारे लहू होते हैं। ये भी 2003 में 3 की रचना है। रामदरस मेहता की तरह उन्होंने भी लिखा, इन्होंने भी 2003 में ये रचनाएं लिखी। तो कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता और नासिरा शर्मा, इन दोनों लोगों का जो यात्रा वृत्तांत है वो 2003 में आया है। कितने अकेला आकाश, नरेश मेहता 2003, और जहां फव्वारे लहू होते हैं, नासिरा शर्मा 2003। ये दोनों, इनका समय जो है वो समान है। बचे अब शिवप्रसाद सिंह। तो शिवप्रसाद सिंह का भी एक ही यात्रा वृत्तांत है जो 1996 में आए। इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है साबजा। क्या नाम? इनके वृत्तांत का नाम है साबजा, इनके वृत्तांत का नाम है साबजा। क्या नाम है? साबजा, यूं कहने की अदाबा और जा, साबजा पत्र कथा कहे, पूरा नाम है साबजा पत्र कथा कहे। 1996 में आया हुआ ये यात्रा वृत्तांत है। साबजा एक तरह का फल है जो जब हम गर्मियों में फालूदा या मिल्क बादाम, मिल्क शेक, जो भी आप कह लें, जब पीते हैं आप लोग, तो उसमें इस साबजा के बीज को डाला जाता है। तो इस तरह से हमारा ये 5 क्वेश्चन रहा डेली क्वेस्ट 5 में। हम आशा करते हैं कि ये आपके आगामी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगा और आपके उज्जवल भविष्य के योगदान में भी ये सहायता करेगा। फिलहाल कोरोना वायरस के समय में, इस काल में कितनी परीक्षाएं होंगी ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी जारी रहे, हमारी कोशिशें जारी रहें और हमारा जो उद्देश्य है हम उसके पीछे हमेशा लगे हुए रहें। इसी कामना के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।